तो आज हम इकोनॉमी का जो लेक्चर नंबर 14 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 14। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस इसको 1987 में किया गया था। ठीक है। फिर 1996 में आगे चल के इसको हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से रीनेम कर दिया जाता है। रीनेम कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसको लाने की वजह थी कि फॉर एग्जांपल कंपनीज जब आप टैक्स पे करते हो, आप इनकम टैक्स अपना पे करते हो। ठीक है। तो ये कंपनीज के लिए था। ठीक है। अब जब कंपनी अपना इनकम टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स पे करती है, तो उन्हें प्रोविजंस दिए जाते हैं कि आप कुछ डिडक्शन, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से लोन ले रखा है, आपने कोई मशीन खरीदी है तो आपको वापस से 10 साल बाद खरीदना पड़ेगी। ऐसे करके और आपके घाटा कुछ तरह का नुकसान हुआ है, तो ऐसे करके आप डिडक्शन जो है अपने प्रॉफिट में से डिडक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट हुआ था 200 करोड़ का, 200 करोड़ का डिडक्शन करने के बाद आपके पास बचा 100 करोड़ का। तो इस 100 करोड़ पे आप जो है 15% टैक्स प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। लेकिन कंपनी क्या करती थी, फॉर एग्जांपल 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो डिडक्शन इतना ज़्यादा करते थे कि जीरो, मतलब प्रॉफिट आखिरी में उनका दिखता था 0 रुपीज़। अब इस जीरो पे 15% टैक्स अप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली बात है 0 रुपीज़ जाए गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरह से कंपनीज करती थी कि जीरो या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ पे छोटे छोटे अमाउंट पे यहाँ पे टैक्स जो है पे करती थी। तो गवर्नमेंट को आगे चले गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पे 15% का मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाती है। मतलब क्या, आपका फॉर एग्जांपल 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये डिडक्शन से पहले की बात है। ठीक है। अभी डिडक्शन नहीं हुआ है, या तो आप 200 करोड़ रुपए के इस पे 15% का टैक्स पे कर दो, या फिर डिडक्शन के बाद जो अमाउंट बच रहा है उस पर 30% का टैक्स पे कर दो। अब दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो टैक्स आप पे कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉफिट, कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट होता है 100 करोड़ का, या फिर हम लिखते हैं 200 करोड़ का। ठीक है। यहाँ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप इस पे मुझे 15% पे करो, इसके बाद आप डिडक्शन करो, डिडक्शन करो। फॉर एग्जांपल मैंने 100 करोड़ का डिडक्शन कर दिया, तो यहाँ पे इनकम कितना हुआ, टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा हमारे पास अब 100 करोड़ रुपए। ठीक है। तो इस पे हमारे पास हम लगा देंगे 30%। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उस पे आप जो है हमें टैक्स पे कर देना। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का मैट का लॉजिक है। ये गवर्नमेंट का मैट का लॉजिक है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गार। तो यहाँ पे हमें पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आगे चल के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है क्रिएट करती है एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। मतलब क्या, गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनीज जो भी सेटअप होती है उनको बोलती है कि आप एक्सपोर्ट करो और हम आप पे 0% टैक्स देंगे, मतलब आपको टैक्स भरने की 5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब कंपनी यहाँ पे करना क्या स्टार्ट करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर है, मतलब नॉर्मल एरिया में बोल सकते हैं हम। नॉर्मल एरिया में कंपनी ने अपनी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल रखी है, कंपनी ए ने। ठीक है। अब चूंकि इसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कंपनी ए यहाँ पे क्या करती है, कंपनी ये करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी एक फैक्ट्री खोल लेती है बी नाम से। इसको ये प्रोडक्ट जो है सेल कर देती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है। और ये बी जो है फिर एक्सपोर्ट करता है, ये बी जो है उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें इशू ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी कंपनी सेटअप नहीं करते हो, यहाँ पे सेटअप नहीं करोगे, तो ए को यहाँ पे आप कम से कम 30% टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर। लेकिन यहाँ पे ये करते क्या है, टैक्स से बचने के लिए यहाँ पे बी को सेल करने का, मतलब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसका कोई सेंस, मतलब कमर्शियल रीज़न नहीं बनता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इसलिए आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ये कमर्शियल रीज़न नहीं है, नहीं बनता। तो क्या करते हैं बी से बी। ठीक है। और यहाँ पे बी क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है और उसको 0% टैक्स देना पड़ता है।
तो एक तरह से टैक्स की चोरी हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को चल देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सिस्टम लाती है गार का जिसको हम बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो कि प्रपोज किया गया था डायरेक्ट टैक्स कोड एक्ट 2009 में, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 2012 के बजट सेशन में पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे IAA जो कंपनीज जो ऐसा काम करती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने कंपनी खोलती है बिना कोई रीज़न के, कोई कमर्शियल रीज़न नहीं होता है, याद रखना है कमर्शियल रीज़न, कोई कमर्शियल रीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स, इट इज़ एन अरेंजमेंट विच हैज़ बीन डन टू इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस, डज नॉट हैव एनी कमर्शियल बेनिफिट। यहाँ पे कोई कमर्शियल बेनिफिट कंपनी को नहीं है, बस टैक्स से बचने के लिए, यहाँ पे टैक्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने कंपनी सेटअप करी है। तो इस केस में होता क्या है, गार जो अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करती है और आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनसे हटा देती है। मतलब क्या, अभी भी अगर कंपनी अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और गार को कमेटी को लगा और काउंसिल को लगा कि आप जो ने जो कंपनी बी सेटअप करी है उसका कोई कमर्शियल रीज़न नहीं है, बस टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पे गार क्या करेगी कि आपको जितने भी ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो बेनिफिट्स है वो ले लेगी। मतलब आपको वापस से 30% कंपनी बी को 30% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जीएसटी पे, ठीक है। तो जीएसटी को समझने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है 100 रुपये का, उसको सेल करती है कंपनी बी को। तो कंपनी बी टैक्स मिला के, मतलब क्या, इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो ऑब्वियसली बात है टैक्स लगेगा इस पर। इसको सेल करती है तो कंपनी बी जिसको परचेज करती है 110 रुपये में, ठीक है। मतलब यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है प्लस टैक्स हुआ 110 रुपये, तो ये कंपनी बी को ये कॉस्ट पड़ी, मतलब MRP पे कंपनी बी ने खरीदा। इसके बाद कंपनी बी जो क्या करती है 110 रुपये में वापस से +20 का एडिशन करती, मतलब वैल्यू एडिशन होता है यहाँ पे, और इसमें वापस से टैक्स पे करती है 10% का। अब जो कस्टमर सी जो है इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वापस से यहाँ पे टैक्स लगता है 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब क्या, 130 रुपये और 110 रुपये का टैक्स, 110 रुपये में से इस पे टैक्स तो ऑलरेडी लग चुका है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए टैक्स की, 20 रुपीज़ समथिंग, ठीक है। जो वैल्यू एडिशन हुआ है 20 रुपीज़ का उस पर टैक्स लगना चाहिए, ना कि पूरे अमाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें कास्केडिंग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है कि पूरे वैल्यू पे डबल से टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, इसने प्रोडक्ट सेल किया बी को, तो कंपनी बी को जो टैक्स पे करना पड़ा है 10 रुपीज़ का, वो इसको वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब क्या, कंपनी बी ने 110 में परचेज करा प्रोडक्ट, अब ये 10 रुपये वापस से जो कंपनी बी को गवर्नमेंट वापस से क्रेडिट कर देगी उनके अकाउंट में। तो अब एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस वापस कितनी हो गई, चूँकि कंपनी बी को 10 रुपये वापस मिल जाएंगे तो एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस हो जाती है 100 रुपीज़। तो अब कंपनी बी अपना टैक्स हटा देती है और अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी बनाएगी, यहाँ पे 100 रुपीज़ की जो प्राइस है जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है, प्लस यहाँ पे 20 रुपीज़ का जो टैक्स है, सॉरी 20 रुपीज़ का जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो यहाँ पे करती है, और टोटल वैल्यू कितनी होती है 132 रुपीज़। तो कस्टमर को यहाँ पे 132 रुपये का पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टमर है थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट खरीद रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वैल्यू एडिशन में, एडेड टैक्स में एक इशू आता है, कहाँ पर, इंटरस्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए जो है एक दूसरे स्टेट में, स्टेट ए में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन करती है। अब जब ये स्टेट क्रॉस कर रही होती है तो कम यहाँ पे वैट में क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से टैक्स लिया जाता है। मतलब क्या, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स का एग्जाम्पल है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स का एग्जाम्पल है वैट, ठीक है। अब स्टेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली ने कुछ मैन्युफैक्चर करा, तो दिल्ली ने
यहाँ पे कंपनी ए से प्रोडक्शन के टाइम पे जो है टैक्स लिया 10% का। अब ये एक कंपनी जो है ट्रैवल करती है और बी स्टेट में जाती है जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल तमिलनाडु। ठीक है, तो मतलब क्या, दिल्ली का जो प्रोडक्ट है वो तमिलनाडु पहुंचा। ठीक है, अब बी मतलब तमिलनाडु में यहाँ पे होना क्या चाहिए कायदे से कि जो 10 रुपये जो टैक्स यहाँ पे लिया गया है वो क्रेडिट होना चाहिए। अब इसको क्रेडिट कौन करेगा? तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्रेडिट करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, कि लॉ के अकॉर्डिंग, वैट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है टैक्स को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन टैक्स लिया किसने है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप टैक्स दो। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट मना कर देती कि नहीं, हम नहीं देंगे, हमने आपसे टैक्स थोड़ी कलेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा? यहाँ पे 130 प्लस 20 रुपीज़ की कास्केडिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, टोटल जो मेरा 143 का अभी अमाउंट था ये पहले का सेम। क्यों? क्योंकि टैक्स कोई और कलेक्ट कर रहा है और दे कोई और, मतलब रिटर्न कोई और करने का बोला जा रहा है, किसी और को बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इशू क्रिएट होता है। तो इम्पोज ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रिड्यूस कास्केडिंग, पर फिर भी कास्केडिंग इफेक्ट देयर वर स्टिल इंसिडेंस ऑफ इट, मतलब फिर भी कास्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें इंटर स्टेट इशू देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं जीएसटी पे। तो जीएसटी को लाने के रीजंस क्या क्या थे? तो कास्केडिंग इफेक्ट हमने अभी ऊपर देखा। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कई सारे 40-50 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हर एक प्रोडक्ट के। हर एक प्रोडक्ट पे अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि टैक्स कितना लगेगा। ठीक है, उसके बाद टू वाइडर टैक्स बेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यूज, मतलब क्या कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और हर साल हर टाइम पीरियड में नए नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं। मतलब अभी 200 300 400 करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हुआ करते होते थे। अब इन सबको कवर करना है। अब इन 400 प्रोडक्ट के लिए हर के लिए आप एक नया डिफरेंट लॉ नहीं लाओगे ना, हर के लिए आप डिफरेंट लॉ नहीं लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। टैक्स बेस मतलब क्या होता है? जिन प्रोडक्ट्स पे हम टैक्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स बेस। तो टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, साथ में गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हो। क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बात आती है तो ऑब्वियसली बात है, अगर हर रॉ मटेरियल का आप अलग से डॉक्यूमेंटेशन लोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके लिए भी आपको एक्सपेंडिचर तो लगता ही है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल एड टू द कॉस्ट, मतलब क्या, पहले अगर जीएसटी नहीं होने के पहले यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, लॉज हुआ करते थे। वो आपको एक बहुत बड़ा मोटा भारी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जब भी आप इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहते हैं। अब इस डॉक्यूमेंटेशन में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर टाइम लग रहा है तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ऑब्वियसली बातें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक इशू था। टू मेक इट ईजियर टू डू बिजनेस, मतलब क्या, बिजनेस और कंपनीज का यहाँ पे काम क्या है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करो। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पहले जीएसटी के पहले इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे कि कंपनी को उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च हो जाता था। ठीक है, तो मतलब कंपनी प्रोडक्शन पे ध्यान ना देके टैक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दे, टैक्स के कारण परेशान थी। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी टैक्सेस को एक इकट्ठा कर दिया जाता है। मतलब सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनको एक करके सिंगल सिस्टम के अंदर लाया जाता है, सिंगल सिस्टम के अंदर लाया जाता है। ठीक है, और जीएसटी जो ऑब्वियसली बात है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का एग्जाम्पल है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद जीएसटी एंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जब हम यहाँ पे देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कितना लगता है? 40% टाइम ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे जाता है। चेक पोस्ट पे टाइम चला जाता है, 25% टाइम चेक पोस्ट पे लग जाता है, और 35% टाइम जो है अलग अलग ऑफिशियल स्टॉपेजेस पे लग जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो तो 60% टाइम जो है यहाँ पे कहाँ लग रहा है? आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ही लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये पूरी प्रोसेस को हटा दिया है। ठीक है, तो जीएसटी ने कंप्लीट प्रोसेस, जो ये पूरी प्रोसेस थी, इसको हटा दिया। तो मतलब आपका 60% टाइम अब ट्रांसपोर्टेशन में बच रहा है जीएसटी के आने के बाद। ठीक है, तो इसका रीजंस क्या था? ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करना, इजी करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करना। यहाँ पे वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स और वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट को लाना। फेडरलिज्म मतलब क्या
पहले टैक्स के रूल्स रेगुलेशन ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट लाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अलग से लाती थी, मतलब क्या, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था यहाँ पे। तो अब सारे लॉज एक जीएसटी काउंसिल यहाँ पे ला रही है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है फेडरलिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है, फेडरलिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल ऑब्वियसली सेटअप करी गई है। जो स्टेट से इनडायरेक्ट टैक्स लेने की और क्रिएट करने की पावर ली गई है, उसके लिए ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा है। यहाँ पे आर्टिकल 279A को ऐड करा है। जो जीएसटी काउंसिल है उसको कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाते हैं। यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे अपने अपने रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट को स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन रहता है। यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो मॉडल ऑफ जीएसटी लॉज, मतलब जीएसटी के लिए लॉज बनाते हैं। टैक्सेस, सरचार्ज, सेस कितना लिवाई करेगी सेंटर और स्टेट वो बताते हैं। एग्जेम्पशंस क्या क्या दिया जाएगा वो बताया जाता है। ठीक है, अब किसी भी लॉ को जीएसटी काउंसिल में लाने के लिए और अप्रूव करने के लिए कितना लगता है, तो फॉर एग्जांपल जीएसटी काउंसिल को पहले तो बैठने के लिए एक क्वारम लगता है 50% का, मतलब 50% जो मेंबर्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए जीएसटी काउंसिल के, तभी आप एक तरह से जीएसटी काउंसिल को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 50%। यहाँ पे वोटिंग वेटेज की बात करें, 1/3 जो है सेंटर को दिया गया है और 2/3 जो है स्टेट्स को दिया गया है। मतलब क्या, सेंटर के पास 33% वोटिंग राइट है और टोटल स्टेट की बात करें सबका मिलाकर 67% यहाँ बनता है। तो मतलब ये पोर्शन देखे तो हमें इससे लगता है कि फेडरलिज्म वाकई में इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें डिसीजन की, तो डिसीजन लेने के लिए आपको 75% का वोट ले चाहिए रहता है। मतलब क्या, कि कोई सा लॉ पास कराना, जीएसटी में चेंजेस कराने, तो उसके लिए 75% आपको वोटिंग पावर चाहिए रहती है, मेजोरिटी चाहिए रहती है, मेजोरिटी चाहिए रहती है। ठीक है, लिख और यहाँ पे इशू ये क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल आपको 75% वोटिंग चाहिए, मेजोरिटी चाहिए किसी भी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लेने के लिए, लेकिन स्टेट को टोटल मिला के भी सिर्फ 67% है। मतलब अगर आपको कोई लॉ पास कराना है, स्टेट को ऐसा लॉ पास कराना है, तो सारी स्टेट खुद अकेले मिलके नहीं करा सकती है, उनको सेंटर को अपने साइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बिना सेंटर के अप्रूवल के आप जीएसटी काउंसिल में हेल्प के आप जीएसटी काउंसिल में कोई सा भी लॉ पास नहीं करा सकते। ठीक है, इसके बाद जीएसटी काउंसिल में रिसेंटली चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, 2025 में ये चेंजेस करे गए। तो ओल्ड स्लैब क्या था, ये ओल्ड स्लैब था। न्यू स्लैब में क्या है, 12 और 28 को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। मैक्सिमम जो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो 5 और 18 में है। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो किस में है, 40% पे है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज यहाँ पे आती है, माइट लीड टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद गोस अगेंस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यही सेम चीज़ किस में होती है, पेट्रोल में भी देखने को मिलती है। पेट्रोल में यहाँ पे क्या होता है, जो पेट्रोल कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, उसको गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और लॉ और गवर्नमेंट के मुताबिक जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो अब मार्केट पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, मार्केट पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स लगा देती है कि पेट्रोल की प्राइस चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रशिया से जो है सस्ता क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमारे पास जो पेट्रोल की प्राइस इंडिया में गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिरी। रीज़न क्या है इसका, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगा देती है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेट्रोल की प्राइस है जो कि पहले सपोज करो 100 रुपये थी, अब इसको मार्केट की गिरने की वजह से कम 99 या 90 रुपये होना चाहिए, वो अभी भी ज़्यादातर गिर के कितनी होती है, 99 या 98 पे ही अटक जाती है। ठीक है, मतलब पेट्रोल की प्राइस जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन बिना अभी भी मेंटेन कर रहे हैं थ्रू टैक्स के थ्रू।